लास्ट क्लास में हमने H5Gn की पॉइजनिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने तीनों पढ़ लिए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। आज हम पढ़ेंगे ये जो आपका जो 10th चैप्टर जो मैंने शुरू किया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की क्लास वाला, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस चैप्टर से 5-5 नंबर के या तो 2 क्वेश्चन आएंगे या फिर एग्ज़ाम के अंदर एक 10 नंबर का और एक 5 नंबर का। इस तरीके से इससे जो चैप्टर है 10वां जो चैप्टर है, इससे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, जिनमें से जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो मेनली इरिटेंट मेटेलिक पॉइजन से उठता है, जिसके अंदर हम आर्सेनिक पढ़ेंगे, लेड पढ़ेंगे, मरकरी पढ़ेंगे और जिंक और कॉपर। ये 5 जो मेटल है इनकी पॉइजनिंग पढ़ेंगे और इनमें से कोई किसी ना एक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर इन 5 में से भी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊं तो आर्सेनिक और लेड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बड़े क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आर्सेनिक पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही है, इरिटेंट मेटेलिक पॉइजन के अंदर रखा गया है किसको? आर्सेनिक को। आर्सेनिक को संस्कृत में आप लोग रस शास्त्र पढ़ के आए हो, सभी संख्या पढ़ के आए हो, वही है ये। क्या बोलते हैं इसको? गौरी पाषाण और फेनाश्म। हिंदी में इसे संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वाइट आर्सेनिक बोलते हैं। ये तो है कॉमन बात जो आपको अभी तक भी पता होगी, क्योंकि आप रस शास्त्र पढ़ के आए हो अभी। उसके बाद इसके टॉक्सिक कंपाउंड देखते हैं, क्योंकि हम पॉइजनिंग पढ़ रहे हैं तो पॉइजनिंग के लिए हमें उसकी जो टॉक्सिक जो उसके कंपाउंड हैं उनका पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्म में जो है टॉक्सिसिटी करेंगे। तो ये कंपाउंड, एक तो बात है आप ये याद रखिए कि कंपाउंड फॉर्म में टॉक्सिसिटी करेगा, ठीक है। कैसे? ये जो है या तो आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकता है या आर्सेनिक सल्फाइड की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो सल्फाइड और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ ये बॉन्ड बना करके फिर जो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो टॉक्सिक होगा और उसके किसी इनटेक से या किसी भी तरीके से जो है उसकी पॉइजनिंग हो सकती है। तो AS2O3, AS2O5, AS2S2 और AS2S3, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ये जो स्पेशली इसके जो सल्फाइड वाले जो कंपाउंड हैं वो आपको याद रखने हैं कि ये टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। फिर इसका देखते हैं हम मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन में आपको ज़्यादा लोड लेने की कहीं भी कोई ज़रूरत अब तक आई नहीं होगी, हमने इतने पॉइजन पढ़ लिए, क्योंकि जितने भी पॉइजन होते हैं सभी वही सेम काम करते हैं। इरिटेशन करेंगे, इन्फ्लामेशन करेंगे। तो ये क्या करेगा? इट कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT। GIT की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करके वहाँ पे क्या करेगा? इन्फ्लामेशन शुरू करेगा। और क्या करता है ये? दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम है जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, जो अपनी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब परमेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई बहुत छोटी सी ब्लड वेसल है ना, इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई। तो परमेबिलिटी का बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका जो है सारा का सारा ब्लड या तो बाहर, या प्लाज्मा जो है वो बाहर आ रहा है। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से जो ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और एडिमा डेवलप हो जाएंगी। तो ये क्या करता है? आर्सेनिक की वजह से जो वेसल्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे इन्फ्लामेशन होगा। अब परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो सारा का सारा प्रोटीन अमाउंट बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड किसी सेल या टिश्यू पर प्रॉपर ना पहुंचने की वजह से क्या होगा? उस टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाएगी, और वो कहीं की भी हो सकती है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लिख दिया है, लेकिन ओवरऑल कहीं का भी, किसी भी टिश्यू, किसी भी सेल की इसके अंदर नेक्रोसिस हमें देखने को मिल सकती है। फिर है उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में भी ये बहुत बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आर्सेनिक का फेटल डोज कितना होता है? सबसे पहली बात तो mg में होता है। ये पॉइंट अब आपको नोट करना शुरू कर देना है। कौन ग्राम में यूज़ कर रहे हैं, किसका फेटल डोज ग्राम में है, किसका mg में है, वो सारा आप अब नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत करा सकती है। तो 120 to 200 mg तो क्या रहता है इसका फेटल डोज, और फेटल पीरियड जो होता है इसका कितना होता है? 12 to 24 आवर्स, यानी कि लगभग आधे से 1 दिन की बात हो रही है। तो इम्पोर्टेंट तो मेन इसका है फेटल डोज 120 to 200 mg, याद रखिएगा।
फिर हम देखते हैं इसके सिम्टम। अब सिम्टम जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ 1 to 7 जितने भी हैं, जितनी भी अभी हम मेटेलिक पॉइजनिंग पढ़ने वाले हैं, अभी इसके बाद लेड पढ़ेंगे, मरकरी पढ़ेंगे, जिंक पढ़ेंगे, कॉपर पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हैं, जितना भी पढ़ने वाले हैं उनके जो कॉमन सिम्टम होते हैं, मेटल पॉइजनिंग के जो कॉमन सिम्टम हैं वो सब में सेम होते हैं। ठीक है, तो आप केवल ये वाले जो सिम्टम अच्छे से पढ़ लोगे तो आप एक साथ 5 की पॉइजनिंग के सिम्टम एक साथ पढ़ सकते हो। आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगाने की, रिवीजन में ज़्यादा टाइम खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है, और कॉमन सिम्टम है, कोई ऐसे सिम्टम नहीं है जिसको आपको याद रखने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और जो सबके स्पेसिफिक होते हैं मैं 1 by 1 उनको बताती चलूँगी आपकी। तो सबसे पहले हम कॉमन सिम्टम की बात करते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग, यानी कि किसी ने हाल ही में आर्सेनिक इंटेक किया है, इंजेक्शन कर लिया, किसी ने माउथ से उसका इंटेक कर लिया, तो जैसे ही अब देखो 1 by 1 आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। जैसे कि इंटेक किया, इंटेक कैसे कर रहा है, माउथ से इंटेक कर रहा है, तो जैसे ही खाएगा तो क्या होगा, ये मेटल है, मेटल ही खा रहा है, आर्सेनिक मेटल है, मेटल खा रहा है तो मुंह में क्या आएगा उसको, मेटेलिक टेस्ट। सबसे पहला फीचर याद रखने वाला, मेटेलिक टेस्ट इन माउथ। ठीक है, तो जैसे ही खाएगा, मेटल है तो मेटल जैसा ही टेस्ट आएगा, तो मेटेलिक टेस्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गार्लिक ऑर्डर इन ब्रेथ, उस जैसे ही खा के वो डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी ब्रेथ में से कैसी स्मेल आएगी, इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ये, गार्लिक ऑर्डर। लहसुन की जो स्मेल होती है, गार्लिक की जो स्मेल होती है, वो स्मेल उस पर्सन के ब्रेथ में से आएगी जिसको आर्सेनिक की पॉइजनिंग हुई है। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, सबसे पहला उसने टेस्ट किया, मतलब खाया तो उसको टेस्ट फील हुआ मुंह के अंदर। फिर जैसे जैसे अब मुंह से खाया है तो आगे कहाँ जाएगा, माउथ से थ्रोट में जाएगा, थ्रोट से चेस्ट में जाएगा, चेस्ट में जाने का मतलब है कि थ्रोट से होके, चेस्ट से होके कहाँ जाएगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी कि ईसोफेगस से स्टमक के अंदर पहुँचेगा। तो जहाँ जहाँ से वो आर्सेनिक पास होगा, माउथ से थ्रोट, थ्रोट से चेस्ट, चेस्ट से एपिगैस्ट्रिक, फिर आगे आप स्टमक भी लिख सकते हो, जहाँ जहाँ से वो पास होगा वहाँ पर क्या करेगा, बर्निंग सेंसेशन करेगा। तो सबसे पहला फीचर क्या है, ध्यान से सुनोगे तो अब भी याद हो जाएंगे आपको। सबसे पहला फीचर है मेटेलिक टेस्ट, सेकंड फीचर है बर्निंग सेंसेशन। फिर क्या होगा, जैसे ही खा लिया, पेट में भी पहुँच गया, तो क्या होगा उस पर्सन को, नोजिया और वॉमिटिंग। नोजिया, जी मिचलाना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग शुरू होंगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा, तो उससे पहले क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन, क्योंकि आपको पता है वॉमिटिंग से पहले सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो ये फीचर उसको, थर्ड फीचर हमें उसमें ये देखने को मिलेगा। अब क्या है, स्टमक में पहुंच गया, अब स्टमक में आर्सेनिक गया है, पॉइजन गया है, कोई खाना थोड़ी गया है, पॉइजन गया है तो वो स्टमक में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो स्टमक में क्या करेगा, पेन एंड क्रैम्प्स, स्टमक में पेन होगा, कैसा पेन होगा, क्रैम्प आएंगे उसको, रुक रुक के पेन होगा उसको, क्रैम्प लाइक पेन होगा उसको, तो पेन होगा और क्रैम्प आएंगे इन एब्डोमेन। ये हो गया एब्डोमेन तक की बात। ठीक है, जैसे जैसे डाइजेस्ट होगा तो आगे सिम्टम सीवियर होते जाएंगे। क्या क्या होगा, सीवियर, वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर राइस वाटर परगेशन। क्या होगा इसके अंदर, राइस वाटर परगेशन होगा आर्सेनिक की पॉइजनिंग में। पहले भी आया है, ये कहाँ आया है बताइए, पहले भी आया है, बताया मैंने आप लोगों को। चलो एक और हिंट आपके लिए, स्थावर विष में आया है, अब बताइए कहाँ आया है। किसी को याद नहीं है, आप लोगों को आवाज़ तो आ रही है मेरी। ओके, क्रोटोन की, जयपाल क्रोटोन की पॉइजनिंग पढ़ाई थी तब भी बताया था ना, उसमें भी राइट वाटर परगेशन होता है। सॉरी, वहाँ मैंने आपको बताया था केवल वाटरी परगेशन होगा, और राइस वाटर भी हो सकता है एक्यू जो उसकी क्रोनिक कंडीशन में। तो यहाँ पे सुनिए आप ध्यान। ओके ओके, वैसे मेरी आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को। ओके,
तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीवियर राइस वाटर परगेशन। इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, याद रखिएगा। देखो दो तीन बातें आपको याद रखनी है अच्छे से। मेटेलिक टेस्ट तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन गार्लिक ऑर्डर याद रखना है, राइस वाटर परगेशन याद रखना है। राइस वाटर परगेशन जैसे आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा, चावल पकाते हैं तो उससे पहले अगर चावल को गलाने के लिए रखते हैं तो वो पानी कैसा दिखाई देता है, एकदम वाइट वाइट हो जाता है। तो वैसा ही डायरिया उसको हो जाएगा। और क्या होगा, कभी कभी वो जो परगेशन होगा उसके साथ क्या हो सकता है, ब्लड के स्टेन भी बाहर आ सकते हैं। अगर जो है इंटरनली हेमरेज हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ब्लड स्टेन भी उसके साथ आ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, वॉमिटिंग के साथ साथ उसको परगेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीवियर परगेशन है। तो क्या होगा, उस पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन के कारण उसको एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। अब पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है क्योंकि पानी तो सारा का सारा परगेशन और वॉमिटिंग में निकल गया, इसीलिए यूरिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो ओलिगो यूरिया या एन यूरिया की कंडीशन हमें देखने को वहाँ मिलेगी। और क्या होगा, इसकी वजह से अब धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर, अगर इसको प्रॉपर टाइम से ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने जो दो मेन ऑर्गन है, लीवर और किडनी, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, दोनों की दोनों, लीवर भी और किडनी भी, तो दोनों में ही क्या हो सकता है, फेलियर डेवलप हो सकता है कुछ ही घंटों के बाद, आफ्टर सम आवर्स। अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो कुछ घंटों में, क्योंकि फेटल पीरियड भी इसका 24 घंटे तक ही है, तो कुछ टाइम बाद उसको रीनल फेलियर डेवलप हो सकता है। फिर है उसके साइन यानी कि हम उसको कैसे देख के पता लगा सकते हैं। तो साइन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइन तो हमें वही डिहाइड्रेशन का देखने को मिलेगा, क्योंकि परगेशन और वॉमिटिंग दोनों हो रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन का साइन क्या क्या होता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ एक बार। क्या होगा, टंग उसकी एकदम ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, क्योंकि बहुत टाइम से जो है अगर उसने पानी नहीं पिया है और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो टंग जो है वो ड्राई मिलेगी डिहाइड्रेशन में। स्किन टर्गर लॉस हो जाएगा और आँखें जो होंगी वो अंदर की तरफ धंस जाएंगी, तो आई कैसी रहेंगी, उसकी श्रंकन रहेंगी। फिर उसके बाद पल्स देखते हैं। अब डिहाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पल्स भी कैसी हो जाएंगी, फीएबल हो जाएंगी। और उस ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हार्ट जो अपनी हार्ट रेट बढ़ाएगा, इसके लिए क्या होगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। और ब्लड वॉल्यूम कम है इसलिए हाइपोटेंशन, बीपी डाउन रहेगा, रेस्पिरेशन साय रहेगा। अब ये जो फीचर जो हैं डिहाइड्रेशन के, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी हम अब मेटेलिक नॉन मेटेलिक पॉइजनिंग पढ़ेंगे, सबके अंदर आपको ये जो इतने पॉइंट हैं वो सबके अंदर अभी रिपीट होने वाले हैं। अभी लेड भी पढ़ेंगे, सबके अंदर बार बार रिपीट होंगे, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर डिहाइड्रेशन सीवियर हो गया तो क्या होगा, पर्सन जो है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन में जा सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, तो सर्कुलेटरी उसका फेलियर हो जाएगा। तो ये जो आपको साइन है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आप लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट आता है एग्जाम में। फिर उसके बाद अभी देखो, ये तो कॉमन बात है, ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, अभी आपकी आगे मैं जब बताऊंगी ये बार बार रिपीट होंगी। अब जो मैं अभी आपको साइन बताने वाली हूँ क्रोनिक पॉइजनिंग के, वो आप ध्यान से सुनिए। क्रोनिक पॉइजनिंग कब होगी, क्रोनिक पॉइजनिंग ये तो थी एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग तब हुई जब उसने एक ही साथ इतने सारे डोज में आर्सेनिक खा लिया। क्रोनिक पॉइजनिंग का मतलब ये है कि एक ही साथ बहुत ज़्यादा डोज नहीं लिया, लेकिन रेगुलर उसके कांटेक्ट में आ रहा है। अब वो किसी भी वजह से आ सकता है, कि हो सकता है वो किसी माइन में काम करता हो, किसी ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो वो वर्कर हो, तो उस वजह से उसको रेगुलर जो है उसके थोड़े थोड़े वो डोज के कांटेक्ट में आएगा, तो उसको क्रोनिक पॉइजनिंग उसकी हो जाएगी। इसमें एक्यूट अटैक नहीं आएगा, बहुत लंबे टाइम बाद हमें उसके जो है साइन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो मैं क्रोनिक पॉइजनिंग के जो साइन बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट हैं, और ये लिख के आओगे तभी, ये स्पेसिफिक फीचर है आर्सेनिक पॉइजनिंग के, ये लिख के आओगे तभी जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, आर्सेनिक की इंग्लिश आपको पता है सबको क्या है, अब एक एक करके मैं लिखती हूँ। AR, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद करने हैं। ARS
E, फिर आएगा NIC। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में एक पेज पे जैसे आगे लिख रखा है मैंने, उसी तरीके से आर्सेनिक लिखना है पूरा, ठीक है। तो अब हम A4 पढ़ेंगे। A4 हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, जैसे आपको ये इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। तो सबसे पहला फीचर है इसका, इम्पोर्टेंट फीचर है एल्ड्रिच मीज लाइन। क्या देखने को मिलेगा? एल्ड्रिच मीज लाइन। अब एल्ड्रिच मीज लाइन कहाँ देखने को मिलेंगी और होता क्या है? जैसे मान लो ये किसी के, अब आप मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, ठीक है, ये ऐसे नेल्स हैं किसी के, ये नेल्स हैं। तो इन नेल्स में क्या है, जैसे ये नेल्स हैं तो अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग उसको हुई है पर्सन को, एक सेकेंड, आर्सेनिक की पॉइजनिंग अगर पर्सन को हुई है तो क्या होगा, ये जो नेल्स हैं तो नेल्स पे इस तरीके के छोटे छोटे हमें बैंड दिखाई देंगे, कुछ डिस्टेंस पे ऐसे ब्लूइश ब्लूइश जो है बैंड बनेंगे नेल्स पर, उसको क्या बोलते हैं हम? एल्ड्रिच मीज लाइन। क्या है आगे देखते हैं, बैंड ऑफ ओपेसिटी इन नेल्स ऑफ फिंगर्स, हाथों की पैरों की दोनों के जो नेल्स हैं अपने, वो कैसे हो जाएंगे? एकदम ब्लूइश हो जाएंगे। और पूरा ऐसे नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो नेल है वो एक साथ ब्लूइश हो गया, बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि कुछ डिस्टेंस छोड़ के एक जैसे रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से हमें वहाँ पे अपीयरेंस दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्ड्रिच मीज लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। फिर है उसके बाद नेक्स्ट एलोपेशिया, सारे बाल उड़ जाएंगे उसके, और क्या होगा? एनीमिया। तो ए से 3 आए, एक तो आया एल्ड्रिच मीज लाइन, दूसरा है एलोपेशिया और एनीमिया। एलोपेशिया एनीमिया भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एल्ड्रिच मीज लाइन स्पेसिफिक फीचर है, याद रखिएगा। फिर है सेकंड फीचर R फॉर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन क्या होता है? जैसे मान लो कहीं एकदम सूखी मिट्टी पड़ी है, अचानक से बारिश हो जाती है, तो मिट्टी जो है वो बारिश होने के एकदम हल्की हल्की बारिश हुई है, बहुत तेज बारिश नहीं हुई, केवल हल्की हल्की बस थोड़ी ड्रॉप लाइक ऐसे हुआ है, तो उस मिट्टी पर क्या होगा? जगह जगह वो ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने को मिलता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि बस 1-2 सेकंड ही बारिश हुई है और केवल जो है थोड़ी सी बूंद बूंद आके और बारिश रुक गई, तो मिट्टी जो है फिर सरफेस कैसी दिखाई देती है हमें? उस पर छोटे छोटे डॉट डॉट इस तरीके से बन जाते हैं। तो इसमें भी वही होगा। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि अपनी स्किन पर ब्राउन कलर की, जैसे मिट्टी ब्राउन कलर की है उसी तरीके से इस डिस्टेंस पर ऐसे डॉट 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 बन जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। सो सेकंड फीचर है इसका R फॉर रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, याद रखिएगा, आर्सेनिक की क्रॉनिक पॉइजनिंग में हो रहा है। फिर है थर्ड फीचर स्टॉकिंग ग्लव्स। स्टॉकिंग ग्लव्स का मतलब है कि इसको जब भी जो है क्रॉनिक पॉइजनिंग होगी तो इस पर्सन को कंटिन्यू जो है इसके हाथ जो है वो कंटिन्यू शिवर होते रहेंगे, कांपते रहेंगे, इसको ट्रिमर्स आते रहेंगे, उसको क्या समझना है? स्टॉकिंग ग्लव्स। फिर उसके बाद है थर्ड एरिथ्रोमाइलेजिया। एरिथ्रोमाइलेजिया क्या होगा? पूरा का पूरा जो है जहाँ भी उसको पिगमेंटेशन हो रहा है स्किन पर, वहाँ क्या होगा? पैरास्थेसिया विद स्वेलिंग, सभी जगह क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आएगी और इसको क्या होने लग जाएगा? एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाएगा स्किन का और क्या होगा? उसको स्वेलिंग आएगी। फिर है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है कि कोई भी नर्व है उसकी जो है हमें डैमेज देखने को मिल सकता है। अब न्यूरोपैथी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नर्व का नहीं बोला है कि ऑप्टिक नर्व की न्यूरोपैथी होगी या किसी वेगस की होगी, किसकी होगी। अब जो है हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में कई सारी नर्व की हो जाए, लेकिन हमें वहाँ पे डैमेज ऑफ नर्व देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है आई फॉर इक्टेरस, यानी कि कुछ इसके अंदर हमें क्या है? उसके जो पांडु कामला है उसके साइन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी कि जॉन्डिस की जो कंडीशन होती है वो भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं इसको क्या हो रहा है? एनीमिया। तो एनीमिया हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? इसको इक्टेरस, यानी कि जो इसकी जो बल्बर जो कंजक्टाइवा है आँख की, वहाँ पर हमें क्या होगा? येलोइश कलर दिखाई देने लगेगा, यानी कि इसको जॉन्डिस होगा। C4 क्या होगा? एब्डोमेन में, ये तो हमने कॉमन साइन में देखा था, कोलिकी पेन होगा उसको। कॉन्स्टिपेशन, अब इम्पोर्टेंट फीचर, अभी हम एक्यूट पढ़ के आए हैं, उसके अंदर हमने क्या देखा था? डायरिया हो रहा था, वहाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन क्रॉनिक पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन होगा,
तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्यूट पॉइजनिंग में डायरिया है और क्रॉनिक पॉइजनिंग में कॉन्स्टिपेशन है, और क्या होगा, लीवर सिरोसिस, लीवर फेल भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके क्रॉनिक पॉइजनिंग के फीचर्स हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इसका मैनेजमेंट। अब पॉइजनिंग हो गई, हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, पर्सन को ट्रीट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है अपना रिसक्सिटेशन। तो इसमें क्या था, हमने देखा था सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा था। सीवियर डिहाइड्रेशन है यानी कि पर्सन जो है हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में जा सकता है। तो हमें उसको क्या देना है, डोपामिन इंजेक्शन देना है आईवी फॉर्म में, किसके थ्रू, डीएनएस देना है उसको डोपामिन लगा के। फिर उसके बाद है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब को निकालने के लिए वही दो प्रोसेस हैं अपने, अगर पेशेंट स्टेबल है और अगर पेशेंट अनस्टेबल है। स्टेबल है तो उसको वमन करा दो, अनस्टेबल है तो उसको गैस्ट्रिक लवाज करा दो। अब इनकी मैं बार बार डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि हम 10-12 बार ये पढ़ चुके हैं। फिर है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब हो चुका है उसको निकालने का एक ही तरीका है, फोर्स डायूरेसिस करा दो। तो उसके लिए अपने पास एक ही चीज़ है, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, जो सबसे बेस्ट है। फिर उसके बाद इसके एंटीडोट आप याद रखिएगा। एंटीडोट क्या है इसका, मैकेनिकल में क्या है, ये तो सबका सेम ही रहता है, गोदुग्ध और गोघृत। केमिकल एंटीडोट के तौर पर हम इसमें गैरिक भस्म का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है, यहाँ पे हम गैरिक भस्म दे सकते हैं। मॉडर्न का एंटीडोट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कौन है, बाल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ डिटेल में। तो इसका डोज याद रखिएगा, कितना देना है, 3 to 5 mg देना है IM पर 4 आवर। ठीक है, तो बाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बाल एंटीडोट किसका है। तो बाल एंटीडोट हम मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ाया था तब वहाँ डिटेल में बताया था कि जो हम ये वाले जो एंटीडोट होते हैं उनको हम मेटल पॉइजनिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अभी जैसे आगे पढ़ेंगे लेड में भी आएगा और कॉपर और जिंक इनमें भी आएगा, तो वहाँ हम बाल का यूज़ करते हैं। आयुर्वेद में क्या बताया है, मेघनाद सिताह सह, यानी कि चीनी मिलाकर के, शर्करा मिलाकर के मेघनाद रस देना है और उसको नींबू पानी पिलाना है, नींबू स्वरस पान। अच्छा बताइए, मेघनाद पहले और कहाँ आया है, ये तो क्वेश्चन मैं एक बार और पूछ चुकी हूँ आपसे पहले मेघनाद के बारे में। बताइए मेघनाद कहाँ आया है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप लोग, मुझे पूछना शुरू करना पड़ेगा क्या। वत्सन आपका एंटीडोट याद है किसी को, अब तो बोल दो, मैंने खुद ने आंसर बोल दिया। सुनाई तो दे रहा है ना आप लोगों को। एक जगह और आया था, चलो कोई नहीं। अब आप ऐसा करोगे, अब आप एक पेज पे सारे के सारे एंटीडोट लिखोगे और मुझे फोटोज भेजोगे और लिख के उन्हें याद भी करना है। मैं कभी भी पूछूंगी, अब मैं पूछूंगी पक्का, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो मैं पूछना शुरू करूंगी। तो आप लोगों की एग्ज़ाम है, अभी बोला ना आपने जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम है, पढ़ाई शुरू करो अब। तो मेघनाद जो है इसका एंटीडोट है, एक जगह और आया है, शायद ये जयपाल की पॉइजनिंग में ही आया था, जयपाल में दिया था और वत्सनाभ में दिया था, दोनों का एंटीडोट है और एक इसका है। तो मेघनाद जो है यहाँ पे हम मेघनाद देंगे उसको, और क्या देंगे, नींबू रस देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम उसका, जैसे हमने देखा था कि उसने इनटेक किया था, उसको बर्निंग हो रही थी, तो बर्निंग के लिए हम उसको देंगे धान्याखिम। उसको एब्डोमिनल पेन था उसके लिए, अब ये जो हैं वो सब में सेम आने वाली हैं। ये इसमें देंगे हम कोलिकॉर्मिन, उसको कोलिकॉर्मिन देंगे। और डिहाइड्रेशन के लिए उसको आयुर्वेद में हमारे पास सबसे बेस्ट है सड़ंग पानी है और शीत श्रत जल यानी कि ठंडा पानी पिलाएंगे और ORS देंगे। तो ये हमें उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। फिर हम देखते हैं उसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस वही दो तरीके से, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि जो है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके
12 से 24 घंटे बाद उस पर्सन को जो है राइगर मोर्टिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो उसकी मसल है वो स्टिफ होना शुरू कर देती हैं। अब डिटेल में इसकी आपको फॉरेंसिक के अंदर पढ़ाऊंगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो राइगर मोर्टिस की जो फेज होती है डेड बॉडी के अंदर, वो लंबे टाइम तक चलती है देन यूजुअल। जो नॉर्मल किसी की डेथ हुई है और एक पर्सन की डेथ हुई है आर्सेनिक पॉइजनिंग से, तो जो इस पर्सन की आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है उसके अंदर राइगर मोर्टिस है वो लंबे टाइम तक चलता है, यानी कि एक दिन में वो कंप्लीट हो जाती है उसकी फेज, लेकिन इसमें जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता ही रहेगा। और क्या होगा, श्रंकन अपीयरेंस। श्रंकन अपीयरेंस का मतलब है कि उसकी जो स्किन है वो श्रंक हो जाएगी, उस पर झुर्रियाँ हमें देखने को मिलेंगी। फिर क्या है, इंटरनली देखते हैं तो स्टमक जो है कैसा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टमक क्या हो जाएगा, रेड वेलवेट विद ब्लड, इंपॉर्टेंट है। किसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस में स्टमक जो है, स्टमक की जो म्यूकोसा है वो रेड वेलवेट अपीयरेंस देती है, तो वो है आर्सेनिक। इसमें क्या होगा, स्टमक जो है रेड वेलवेट हो जाएगा, जिसके साथ साथ उसके अंदर हेमरेज, अगर इन्फ्लामेशन चल रहा है तो वहाँ ब्लड भी हमें स्टमक के अंदर मिलेगा। और क्या होगा, स्टमक की म्यूकोसा स्वेलन मिलेगी और रेड मिलेगी। रेड अपीयरेंस ऑफ म्यूकोसा, क्योंकि यहाँ से ही क्लियर है रेड वेलवेट हो रखा है। स्प्लीन और लीवर इन दोनों के अंदर डीजनरेटिव, और साथ में यहाँ पे किडनी भी लिख दीजिएगा, इनमें हमें डीजनरेटिव चेंज देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद है इसका मेडिको लीगल केस। तो सुसाइड इससे पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इससे डेथ जो है इजी है, तो सुसाइड इससे पॉसिबल है। होमिसाइड बहुत कॉमन है, होमिसाइड बहुत कॉमन है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, तब मैंने आपको होमिसाइड और सुसाइड में डिफरेंस बताया था। तब हमने वहाँ पढ़ा भी था कि जो आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है वो कैसा होना चाहिए। तो उसकी जो सारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं आइडियल होमिसाइडल पॉइजन की, आर्सेनिक उन सारी रिक्वायरमेंट में जो है फिट बैठता है, यानी कि कलरलेस होगा, कोई भी इसका टेस्ट नहीं होता है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसके जो सिम्टम हैं वो कोलेरा से भी कोरिलेट करते हैं। कोलेरा हैजा जो डिजीज होती है उससे एकदम जो है कोरिलेट करते हैं, क्योंकि कोलेरा के अंदर भी राइस वाटर परगेशन होता है, आर्सेनिक के अंदर भी हमने राइस वाटर परगेशन देखा है, तो वहाँ पर इनके जो सिम्टम है वो एकदम कोरिलेट करते हैं। इसीलिए आर्सेनिक जो है वो बेस्ट होमिसाइडल पॉइजन है। तो द आर्सेनिक कंपाउंड है बीन एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड, तो कोई भी पर्सन है वो इनको फूड में मिला के आसानी से किसी को मारने के लिए दे सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग जो है वो इसकी पॉसिबल है। कैसे, इट हैज़ बीन मिस्टेकन फॉर बेकिंग पाउडर, सोडा, सॉल्ट और पता नहीं क्या लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेकिंग पाउडर, इसका जो कलर है वो किसके जैसा होगा, वाइट कलर का होगा, ये बेकिंग पाउडर जैसा दिखाई देगा, सोडा और सॉल्ट जैसा दिखाई देगा। तो मान लो कहीं आर्सेनिक रखा हुआ है, वहीं बेकिंग सोडा या सॉल्ट रखा हुआ है, तो किसी ने सॉल्ट समझ के आर्सेनिक खा लिया, तो गलती से यानी कि एक्सीडेंटली ये पॉइजनिंग हमें इसमें देखने को मिल सकती है। तो जो आर्सेनिक जो आपका टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 या बड़ा क्वेश्चन आता है इसका, छोटा क्वेश्चन तो केवल इसके फेटल डोज का ही पूछा जाता है, बाकी इसका क्वेश्चन बड़ा ही आता है, चाहे 5 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए।